हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करती हूँ आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं प्रीति आपके साथ लेकर के आई हूँ अंतिम प्रहार क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर नियंत्रण और समन्वय आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। तो हम चलते हैं, देखते हैं नियंत्रण और समन्वय के बारे में बहुत ही डेप्थ में जानेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो हम चीजों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और उनके डायग्राम्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा क्या देखते हैं, हमारा पहला नियंत्रण और समन्वय। हमारा नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं जो हमारे नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होती हैं, क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारा जो नियंत्रण और समन्वय होता है, क्या होता है नियंत्रण और समन्वय। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्या क्या चीजें इनमें लगती हैं, जैसे कि हम बहुत सारी चीजें एक्टिविटी करते हैं, दिन भर जो कार्य करते हैं उनके पीछे भी क्या चीजें होती है, हमारा नियंत्रण और समन्वय ही हो रहा होता है। जैसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, जो भी कार्य करते हैं, सोचते हैं, उन सब चीजों में क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय चलता रहना, नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया चलती रहती है। अब जैसे कोई भी एक्टिविटी आप क्या कर रहे हो, हमें देख पा रहे हो, हम आपके प्रति क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं और चीजों को समझा रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है, एक प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हमारे जो अंग होते हैं, बहुत सारे अंग मिल करके जब कोई कार्य करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, समन्वय। क्या बोलते हैं, समन्वय। और समन्वय को जैसे कोई भी कार्य होता है तो हमारे सिग्नल्स को बाहर से या अंदर भी जो सिग्नल मिलते हैं उनको ले जा करके फिर क्या करते हैं, उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो उनका भी कुछ नियंत्रण होता है, उनके प्रति भी कोई चीज उनको नियंत्रित कर रहा होता है। वो क्या कर रहा था, हमारा ब्रेन क्या करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय में हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जो हमारे जैसे उद्दीपन है। तो उद्दीपन को ले लो, हमारे क्या होते हैं, जीव अपने बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को जान पाते हैं। तो क्या होते हैं, सभी जीवों में क्या होती है, चेतना होती है। सभी जीवों में चेतना होती है। क्या होती है, चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया करने की क्षमता होती है। क्या होती है, उद्दीपन और अनुक्रिया करने की क्षमता होती है। तो उद्दीपन, उसमें उद्दीपन क्या होता है कि जीव अपने बाह्य तथा आंतरिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को जान पाते हैं और उनके प्रति अपनी क्या करते हैं, प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमने कोई बाहर, जैसे हमारे आंखों पर कोई लाइट पड़ी, कोई अचानक से फ्लैश पड़ी, तो हम क्या करेंगे, उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे, अनुक्रिया प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर होता है क्या, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। वातावरण में जो भी चीजें हम देखते हैं परिवर्तित होती रहती हैं, गाड़ियां मूव करती है, हम देखते हैं अपनी आंखों से, कुछ चीजें गर्म और ठंडा हम अपने स्किन से महसूस करते हैं। तो वो क्या होती है, गर्म और ठंडा, ताप है, प्रकाश है, ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारी स्टिमुलस होती हैं। क्या होती हैं, स्टिमुलस। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, हमारा लाइट है और क्या होगा, हीट। ये सब क्या है, स्टिमुलस है। क्या है, स्टिमुलस है। वैसे हमारा रिसेप्टर क्या हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं हम, क्या इसकी इंग्लिश, स्टिमुलस। और हमारे रिसेप्टर क्या हो गए, फिर बात करते हैं किसकी हम, स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है, स्टिमुलस को प्राप्त कौन करता है, हमारे जो ऑर्गन होते हैं, ये विशेष प्रकार की
तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो उद्दीपन को प्राप्त करती हैं और उनको तंत्रिका आवेश में बदलती हैं। ये विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं। रिसेप्टर क्या होते हैं? जो स्टिमुलस बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखती हैं। क्या करती हैं? संपर्क बनाए रखती हैं। जैसे कि कोई स्टिमुलस मिला तो सबसे पहले कहाँ पर आएगा? ये क्या तंत्रिका कोशिका हमारे उन ऑर्गन के पास आएगा, तंत्रिका ऑर्गन के पास आए। क्या होते हैं? ग्राही रिसेप्टर ऑर्गन, जो हमारे ग्राही अंग होते हैं उनमें क्या पाई जाती हैं? कुछ रिसेप्टर तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? नर्व इंपल्स को प्राप्त करती हैं। किससे? उद्दीपन से। किससे? उद्दीपन से। तो उन्हें क्या कहते हैं? ग्राही। क्या कहते हैं? ग्राही। तो ग्राही कौन हो गए? जैसे ग्राही ऑर्गन हमारे कौन हो गए? प्रकाश ग्राही, प्रकाश ग्राही हमारी कौन हो गई? जैसे हमारी आंखें, आईज क्या होती हैं? आईज। आईज क्या होती है? ग्राही। ये ऑर्गन हो गया। हमारी आंखें क्या हो गई? रिसेप्टर ऑर्गन हो गई। और रिसेप्टर क्या हो गए? हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं? प्रकाश को ग्रहण करती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर। वही क्या कहलाती हैं? प्रकाश ग्राही, जो हमारी आंखों में पाई जाती हैं। वैसे अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग अंगों से अपने सिग्नल्स को लेकर के आते हैं। अब हो गया हमारे फंक्शनल। ये कार्यकर क्या होते हैं? क्या बोलते हैं? कार्यकर। कार्यकर यानी इफेक्टर क्या होते हैं? क्या बोलते हैं? इफेक्टर। तो इफेक्टर क्या होते हैं? या वह मांसपेशी या ग्रंथि है जो तंत्रिका आवेश को प्राप्त करती है और प्रतिक्रिया करती है। तो हमारे शरीर में कुछ मांसपेशियां होती हैं। जैसे रिसेप्टर हमें मिला तो हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं, हमारे हाथों में, पैरों में, हर जगह। और ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड क्या होती है? बहुत सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं जो तंत्रिका आवेश को प्राप्त करती हैं। किसको? नर्व इंपल्स को प्राप्त करती हैं और प्रतिक्रिया करती हैं। क्या करती हैं? रिस्पॉन्स प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? रिस्पॉन्स प्रदर्शित करती हैं। अब रिस्पॉन्स क्या होता है? अब रिस्पॉन्स देखते हैं। हमारे उद्दीपन के प्रति दिखाई गई प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपन के प्रति दिखाई गई अनुक्रिया को, प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। जैसे हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, गर्म चीज को छूने पर गर्म चीज को छूने पर क्या होता है? हाथ को वापस खींचना। हाथ को वापस खींचना। ये क्या होता है? हमारा प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। जैसे कोई हमने उद्दीपन, हमें क्या मिला? उद्दीपन। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारी स्किन के टच में, हमारी स्किन में क्या होती है? तापग्राही रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? तापग्राही रिसेप्टर होते हैं। जब भी हमें किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो क्या होता है? जैसे हमने छुआ तो हमारे अंदर क्या होते हैं? हमारे अंदर क्या होती है? तापग्राही। क्या होती है? हमारी स्किन के अंदर तापग्राही होती हैं। तो उनको सिग्नल मिला कि कोई चीज गर्म है और अपने हाथ को ऐसे खींच लो। तो ये होता है, क्या होता है? हमारे पहले उद्दीपन में स्टिमुलस मिला, किसका? हीट का, ताप का। तो स्टिमुलस क्या हो गया? ताप। और हमने क्या किया? हमारे जो रिसेप्टर हैं उनको क्या बोला? स्किन में जो रिसेप्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तापग्राही। उन्होंने क्या हो? सिग्नल को रिसीव किया, प्राप्त किया। किससे? ताप से, कि कोई चीज गर्म है। तो हमने क्या किया? इसमें हमारी मसल्स ने कार्य किया, हमारी हाथों की मसल्स ने कार्य किया। तो हमने हाथ को क्या किया? पीछे कर लिया। तो जो हाथ को पीछे करने की क्रिया होती है इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो हम आगे देखते हैं। क्या देखते हैं? हमारी कुछ ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम चीजों को रिसीव करते हैं और क्या करते हैं? उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमारे कुछ ग्राही होते हैं, जैसे
कुछ बेसिक ग्राही रिसेप्टर ऑर्गन हम देखते हैं, कुछ बेसिक रिसेप्टर ऑर्गन। जिनसे उद्दीपन प्राप्त करते हैं। क्या? तो हम यहाँ पर देखते हैं ग्राही, क्या देखते हैं? रिसेप्टर। ग्राही क्या होते हैं? और क्या होते हैं? ग्राही अंग कौन कौन से होते हैं? और हमारा ये क्या होता है? इनके कार्य क्या देखते हैं? तो हमारा पहला रिसेप्टर क्या हो गया? तापग्राही। ये क्या करते हैं? कहाँ पर ग्राही अंग कौन होता है इसका? जो हमने ग्राही देखा, तापग्राही। तापग्राही होते हैं, तो इनमें ग्राही अंग कौन होता है हमारा? तापग्राही को किसकी स्किन क्या करती है? ये त्वचा। त्वचा क्या करती है? ताप को सेंस करती है। क्या करती है? ताप को सेंस करती है। और क्या करती है इसके प्रति? ताप के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। फिर हमारा क्या आता है? प्रकाशग्राही। प्रकाशग्राही कहाँ होते हैं? हमारी आंखों में। कहाँ? आंखों में, आंख। और ये किसके प्रति? प्रकाश के प्रति रिस्पॉन्स करती है। किसके? प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करती है। फिर हमारा कहाँ आता है? क्या? घ्राणग्राही। क्या बोलते हैं? घ्राणग्राही। ये कहाँ पाई जाती है? हमारी नाक में। नाक में क्या होती है? इससे हमें क्या प्राप्त होता है? सुगंध के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वैसे हमारी बहुत सारी, अब देखो हमारे 5 रिसेप्टर होते हैं, 5 जगह पर हमारी क्या होते हैं? ज्ञानेंद्रिया होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? चीजों को रिसेप्ट करते हैं। जैसे कि तापग्राही हो गया हमारा, प्रकाशग्राही हो गया, घ्राणग्राही हो गया, और क्या होते हैं? श्रवणग्राही। ये कहाँ पाए जाते हैं? कान में। और इसका वो क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इधर ये सारे देखो, ये क्या है हमारे? स्टिमुलस। क्या है? स्टिमुलस। ये क्या है हमारे? स्टिमुलस। क्या बोलते हैं इनको? उद्दीपन। स्टिमुलस। वैसे हमारी और क्या क्या होते हैं?
तापग्राही, प्रकाशग्राही, घ्राणग्राही, और क्या होती है? श्रवणग्राही, और क्या होती है हमारी? पीड़ाग्राही। क्या होती है? पीड़ाग्राही। पीड़ाग्राही ये कहाँ भी पाई जाती है? हमारी स्किन में। कहाँ? त्वचा में। और इनका कार्य क्या होता है? दर्द के प्रति अनुक्रिया। दर्द के प्रति अनुक्रिया। तो हमारे देख लिए ये क्या होते हैं? हमारे रिसेप्टर। क्या होते हैं? रिसेप्टर। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये होते हैं हमारे रिसेप्टर अंग। तो ये जो तापग्राही होता है ये कहाँ पाया जाता है? त्वचा के अंदर। और किसके प्रति ये कार्य करता है? स्टिमुलस क्या होगा? ताप। ताप के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ताप के प्रति रिस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या आता है हमारा? प्रकाशग्राही। प्रकाशग्राही कहाँ पाए जाते हैं? रिसेप्टर। हमारे ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे ताप प्रकाशग्राही कहाँ होता है? आंखों में। कोई चीज हमारी आंखों में पड़ती है, हम देख पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ से होती हैं? हमारी आंखों में पाए जाने वाले प्रकाश रिसेप्टर से। तो ये हमारी कहाँ पाई जाती है? आंख में पाए जाते हैं प्रकाशग्राही रिसेप्टर। और उद्दीपन क्या होता है? प्रकाश। और क्या? प्रकाश के प्रति अनुक्रिया होती है। फिर आते हैं हमारे ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे नाक में। नाक क्या करती है? किसकी, कौन सा रिसेप्टर होता है इनमें? उद्दीपन। किसके प्रति उद्दीपन करती है? सुगंध के प्रति उद्दीपन करती हैं। स्टिमुलस क्या होता है? सुगंध। सुगंध उद्दीपन, यानी कि उद्दीपन क्या होता है? सुगंध के प्रति अनुक्रिया करती है। रिस्पॉन्स किसके प्रति करती है? सुगंध के प्रति। फिर आता है हमारा, क्या आता है? श्रवणग्राही। क्या आता है? फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हमारे एयर में। कहाँ? कान में। तो इनमें क्या होता है? उद्दीपन कौन होता है? ध्वनि। जैसे कोई चीज अच्छी बज रही है, कहीं कोई चीज संगीत बज रहा है, तो हम क्या करेंगे? अपना रिस्पॉन्स कैसा होगा हमारा? प्रसन्नता का, खुशी का। वैसे अगर जो कहीं कोई खराब आवाज आ रही है, गंदी आवाज आ रही है, तो उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा? बहुत बेकार सी आवाज है। क्या होगा? बहुत बेकार सी आवाज है। तो ये क्या होता है? हमारे कान क्या करते हैं? रिसीव करते हैं किसको? ध्वनि को। तो हमारे उद्दीपन क्या हो गया? ध्वनि। और रिसेप्टर क्या हो गया? श्रवणग्राही, फोनो रिसेप्टर। और रिसेप्टर अंग कौन हो गया? कान। वैसे हमारे पीड़ाग्राही क्या बोलते हैं? नोसी रिसेप्टर। नोसी रिसेप्टर कहाँ होते हैं? त्वचा में। त्वचा में होते हैं। और उद्दीपन क्या होता है? दर्द। दर्द के प्रति अनुक्रिया करते हैं, दर्द को महसूस करते हैं। कौन से? हमारे नोसी रिसेप्टर। और क्या होता है हमारा? टंग। एक रह गया हमारा टंग। क्या होता है? स्वादग्राही होते हैं। क्या होते हैं? स्वादग्राही। स्वादग्राही। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे जीभ में। कहाँ? जीभ में। और किसके प्रति उद्दीपन प्रदर्शित? उद्दीपन कौन होता है इनके लिए? उद्दीपन होता है हमारा स्वाद के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हो गया, क्या हो गया? गस्टेटरी रिसेप्टर। कौन होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। और ये क्या होते हैं? फोनो रिसेप्टर। ये क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी। और ये क्या होते हैं हमारे? फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर।
और ये क्या हो गया हमारा तापग्राही थर्मोरिसेप्टर। तो ये सारे हमारे ग्राही अंग हो गए, रिसेप्टर हो गया, ये क्या हो गया हमारा रिसेप्टर हो गया, और ये क्या हो गया हमारे ग्राही अंग हो गए, रिसेप्टर ऑर्गन हो गए। और यहाँ पर क्या हो गया उद्दीपन, ये सारे क्या होते हैं उद्दीपन। यहाँ पर ऐसे देख लीजिए ये सारे क्या होते हैं उद्दीपन। इन्हें क्या बोलते हैं उद्दीपन। ताप, प्रकाश, सुगंध, ध्वनि, दर्द, स्वाद, ये क्या होते हैं उद्दीपन होते हैं। क्या होते हैं उद्दीपन होते हैं। तो हमने अब पूरी समझ लिया प्रोसेस क्या होती है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो हमारे बाह्य वातावरण से डायरेक्ट संपर्क में होती हैं और उनके परिवर्तनों को, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को रिसीव करती हैं, सिग्नल देती हैं। तो हमारे कुछ रिसेप्टर होते हैं, ग्राही अंग होते हैं, उनके प्रति उद्दीपन होता है, उनके कार्य देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं ये देखो जंतुओं में समन्वय कैसे होता है। क्या होता है जंतुओं में समन्वय कैसे होता है। कोऑर्डिनेशन इन, क्या होती है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, किसमें एनिमल। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जंतुओं में समन्वय क्या होता है। जैसे कितने टाइप के होते हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तंत्रिका समन्वय और रासायनिक समन्वय। क्या होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और क्या होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तुम्हारे तंत्रिका समन्वय में क्या होता है, तंत्रिका चीजों को कंट्रोल करती है। तंत्रिका के समन्वय में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो इनमें हमारा पूरा क्या आता है तंत्रिका तंत्र। क्या आता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि हमारा एक तंत्र है, एक जाल है। अब तंत्र में कोई एक ऑर्गन तो कार्य करता नहीं होगा, है ना। तंत्र यानी कि जाल, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन मिल करके कार्य करते हैं। क्या करते हैं मिल करके कार्य करते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और इधर आता है हमारा इंडोक्राइन तंत्र। क्या बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं जो डायरेक्ट क्या करती हैं अपने मटेरियल्स को कहाँ ब्लड में डाल देती हैं। क्या करती हैं ब्लड के थ्रू चीजों का कोऑर्डिनेशन होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमारे क्या आते हैं सिस्टम में क्या आती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। क्या आती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। और किससे एसोसिएट करती है एसोसिएटेड विथ हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं केमिकल होते हैं। क्या होते हैं केमिकल होते हैं जो हमारे रासायनिक समन्वय में सहायता करते हैं। तो हमारा क्या होते हैं हार्मोन ही एक जगह जाकर के चीजों को क्या करता है सिग्नल्स को भेजता है अंग के दूसरे अंगों तक। कहाँ भेजता है दूसरे अंगों तक। वैसे ही हमारा इधर होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में देखते हैं क्या होते हैं एसोसिएट विथ किससे न्यूरॉन। क्या होते हैं न्यूरॉन। क्या पाई जाती है इनमें नर्व सेल। इसी को क्या बोलते हैं इसे नर्व सेल। तो इसमें क्या होती है तंत्रिका तंत्र में सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी न्यूरॉन होती है। क्या होती है न्यूरॉन होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सबसे आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है तंत्रिका तंत्र की। क्या होती है हमारी नर्व सेल होती है या न्यूरॉन होती है। क्या होती है न्यूरॉन होती है जिनके थ्रू क्या होता है हमारे नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। कहाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है किसके लिए
कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए। तो हमारा अब देखते हैं हमारा क्या होता है यहाँ पर मानव तंत्रिका तंत्र। क्या देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र, ये पूरा हम ये सिस्टम ये यहाँ से अब हम इसको विस्तृत रूप में जानेंगे कि मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है, तंत्रिका ऊतक का बना होता है। जैसे हमारा ये नर्वस सिस्टम है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे नर्व ऊतक, नर्व टिश्यू पाए जाते हैं। क्या होते हैं, नर्व टिश्यू। और नर्व टिश्यू से क्या बनाता है हमारा, क्या बना होता है हमारे नर्व, न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन, नर्व सेल्स होती हैं। नर्वस सिस्टम, फिर क्या होता है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन। जैसे हमारे क्या होती है, जैसे अब ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, वो क्या होती है, न्यूरॉन। जैसे हमारे शरीर में क्या होती है, सेल। सेल सबसे छोटी इकाई होती है ना। शरीर को बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है। वैसे नर्वस सिस्टम को जब बनता है ना, ये नर्वस तंत्र पूरा तंत्रिका तंत्र जो होता है, उसकी छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन से क्या होती है, नर्व टिश्यू बनते हैं। नर्व टिश्यू मिल करके बहुत सारे क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम। क्या बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र। तुम्हारी क्या होती है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है। जंतुओं में यह नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तथा पीसी ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नर्व सेल्स के द्वारा होता है। और मसल्स, स्केलेटल मसल या स्केलेटल ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पेशी ऊतक के द्वारा होता है। तो अब हम देखेंगे आगे भी चीजों को समझेंगे हमारा। ये देखिए, ये होता है हमारा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, कोशिका, तंत्रिका कोशिका की संरचना। ये क्या है, तंत्रिका कोशिका की संरचना, यानी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसे, न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, डेंड्राइट्स होती हैं। डेंड्राइट्स ही क्या करती हैं, नर्व इम्पल्स को प्राप्त करती हैं। नर्व इम्पल्स को क्या कहती है, सिग्नल उनसे प्राप्त होता है। तंत्रिका आवेग प्राप्त होता है, किनको, डेंड्राइट्स को सबसे पहले प्राप्त होता है। फिर ये यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे इनसे ये प्रवर्ध है, ये सबसे छोटे प्रवर्ध होते हैं। फिर ये इनसे मिलकर के ये होता है, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। ये क्या होते हैं, एक प्रवर्ध मिलकर के यहाँ से छोटे छोटे प्रवर्ध बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। यही क्या करती है, नर्व इम्पल्स को प्राप्त करती हैं। और इनके बीच में क्या होता है, ये कोशिका बॉडी, क्या बोलते हैं, कोशिका काय या साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, सोमा बोलते हैं, इसी को सब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइटोन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, साइटोन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, सेल ऑफ द बॉडी। और इसमें ये क्या होता है, ये बड़ा सा ये क्या दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। और अब देखो यहाँ पर ये देखो, इसमें छोटे छोटे प्रवर्ध से एक बड़ा सा प्रवर्ध निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, बड़ा सा और मोटा सा प्रवर्ध निकला हुआ है। इसको बोलते हैं धागा। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, जो नर्व आवेग को ले करके जाता है कहाँ, नर्व एंडिंग तक। कहाँ, नर्व एंडिंग तक। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये क्या होती है हमारी, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किसका बना होता है, वसा की कवरिंग होती है, वसा की शीथ होती है, एक कवरिंग होती है एक्सॉन के चारों ओर। क्या होती है, वसा की कवरिंग होती है, उसी को बोलते हैं माइलिन शीथ।
क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। और वैसे ही यहाँ पर कुछ जगह पर यहाँ पर क्या होता है, कुछ जगह पर ये टूटा हुआ होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्या होता है, टूटा हुआ होता है। इनको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। अब क्या होता है, यहाँ पर जब नर्व इम्पल्स किसकी, इलेक्ट्रिक आवेग यानी विद्युत आवेग के रूप में कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ। ये क्या होती है हमारी एक्सॉन का अंतिम सिरा। क्या बोलते हैं, एक्सॉन का अंतिम सिरा। एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो विद्युत आवेग होता है वो लास्ट तक कहाँ जाता है, एक्सॉन के अंतिम सिरे तक जाता है। फिर उनसे क्या रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है। क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, एक क्या करके नर्व इम्पल्स को लेकर के आई कहाँ, एक्सॉन टर्मिनल से। एक्सॉन टर्मिनल में क्या होती है, छोटा सा गैप होता है। क्या होता है, गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिनैप्स। सिनैप्स में ही ये केमिकल क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो एक कोशिका से उसी गैप में जा करके दूसरी कोशिका तक पहुंचते हैं। कौन सी, तंत्रिका कोशिका तक पहुंचते हैं। तो हम अब देख चुके हैं किसको, तंत्रिका कोशिका की संरचना को। अब हम आगे देखते हैं इनके भाग। जैसे हमने अभी देखा क्या होते हैं, कोशिका काय होती है, कोशिका काय के मध्य में केंद्रक होता है कोशिका, और क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। वैसे हमारे डेंड्राइट्स और ये डेंड्रॉन्स भी होती हैं, कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं। तो ये चीजें हमने समझ ली हैं आगे और देख भी ली हैं क्या क्या होता है। फिर हम देखते हैं हमारा क्या होता है, जैसे एक्सॉन है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर टूटा रहता है, इन स्थानों को क्या कहते हैं, रेनबियर नोड होता है। जैसे ये एक्सॉन है हमारा, तो एक्सॉन के ऊपर ऐसे यहाँ पर माइलिन शीथ होती है। तो इनके बीच में ये जगह होती है, इनको क्या बोलते हैं, नॉन माइनिलेटेड शीथ बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं नॉन माइनिलेटेड एक्सॉन बोलते हैं, या फिर माइनिलेटेड, ये जो माइलिन शीथ जिन पर होती है उनको क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन बोलते हैं। वैसे हमारे फिर क्या आता है, एक्सॉन के अंतिम सिरों पर घुंडी जैसी संरचना होती है जिन्हें सिनैप्टिक घुंडियां कहते हैं। सिनैप्टिक घुंडियां क्या होती हैं, उनमें क्या होते हैं, सिनैप्टिक क्लेफ्ट होते हैं, दरारें होती हैं, जो क्या करती है, उनसे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होता है और दूसरे तंत्रिका कोशिका तक जाता है। फिर हमारी क्या आती हैं कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। तंत्रिका के प्रकार क्या होते हैं, तंत्रिका के प्रकार। यहाँ पर देखिए कुछ हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे कि संवेदी तंत्रिका एक होती है, क्या होती है, संवेदी तंत्रिका, और क्या होती है, चालक तंत्रिका, और क्या होती है, साहचर्य तंत्रिका। तो इनको क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेंसरी नर्व। और इनको क्या बोलते हैं, मोटर नर्व, चालक तंत्रिका। और ये क्या होती है, इंटरन्यूरॉन नर्व, इंटरन्यूरॉन नर्व। ये क्या होती है, जैसे हमारी संवेदी तंत्रिका होती है। संवेदी तंत्रिका क्या करती है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं से संवेदी अंगों में स्थित होती है। तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है, संवेदी अंगों में स्थित होती है और संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेश एकत्रित करती हैं। तो क्या होती है, तंत्रिका, संवेदी तंत्रिकाएं कहाँ स्थित होती हैं, हमारी संवेदी अंगों में। अंगों में कहाँ स्थित होती है, संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, जीभ, आंख, कान, नाक, ये सब क्या होते हैं, हमारे संवेदी अंग होते हैं।
तो वहाँ पर स्थित होती हैं, जैसे रिसेप्टर्स अभी हमने बताया क्या होते हैं, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो क्या होती हैं, तंत्रिका आवेश को, नर्व इम्पल्स को क्या करती हैं, एकत्रित करके कहाँ भेजती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजती हैं। कहाँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजती हैं। वैसे हमारी क्या होती है, मोटर नर्व यानी चालक तंत्रिकाएं क्या होती हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका आवेश को सीएनएस से कार्य कर पेशियों और ग्रंथियों आदि तक पहुंचाती हैं। तो तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं तंत्रिका आवेश यानी नर्व इम्पल्स को कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कहाँ से, यहाँ यानी कि हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के कहाँ तक जाती है, हमारे इफेक्टर तक, कहाँ तक ले जाती हैं, ये पेशियां और ग्रंथियां हम बात कर चुके हैं, इनको क्या बोलते हैं, इफेक्टर। क्या बोलते हैं, इफेक्टर। कार्यकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्यकर। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं आवेश को कहाँ तक लेके जाती है, सीएनएस से कार्यकर पेशियों ग्रंथियों आदि तक पहुंचाती हैं। वैसे इंटर न्यूरॉन नर्व क्या होती है, साहचर्य तंत्रिका क्या होती है, ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करती हैं। क्या करती हैं, संबंध स्थापित करती हैं। जैसे कि हमारी सेंसरी नर्व, सेंसरी कोशिकाओं ने क्या किया, सेंसरी आवेग को कहाँ लेकर के गई, सीएनएस तक लेके गई, और सीएनएस से हमारी क्या होती है, हमारे तंत्रिका आवेग को कहाँ तक लेके जाती है, हमारे पेशियों ग्लैंड तक। तो उनके बीच में जो सामंजस्य बिठाती हैं वो कौन सी होती है, हमारी साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं, क्या देखते हैं, हमारा मनुष्य का तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, ये देखो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। जो कार्य करते हैं मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। ये क्या होता है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र दो भागों में डिवाइड होता है, कौन कौन से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आया होगा, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्या होता है, हमारा ब्रेन और मेरुरज्जु। क्या होता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा ब्रेन। यहाँ पर सबसे टॉप पर, ब्रेन को तो सभी पता होगा, क्योंकि भाई ब्रेन से ही तो हम सब लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो सारा ब्रेन ही तो हमारी एक्टिविटी कर रहा है, और उनके प्रति हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हमारे अंग जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और क्या होता है, उसी से लगकर क्या आती है, एक भाई पूंछ के आकार की संरचना होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड, या बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्व। ये देखिए यहाँ पर लिख दे भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये क्या होता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि हमारे मस्तिष्क। तो मस्तिष्क हमारा मेन क्या हो गया, सेंट्रल में पाया जाता है। सेंट्रल चीजें क्या होते हैं, नर्वस तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन से भी क्या निकलती है, हमारी पेरिफेरल में तंत्रिकाएं निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, कपाल तंत्रिका। जो ब्रेन से निकलती है पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र में, उनको क्या बोलते हैं, कपाल तंत्रिका। क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व।
और इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। तो ये क्या होते हैं? हमारे पेरिफेरल सिस्टम का भाग बनाते हैं। और इधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब इनको ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं आगे चल करके कि हमारा ब्रेन क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं। तो हमारा ब्रेन, अब देखिए हमारा नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं? हमारा मस्तिष्क, पहला पार्ट कौन सा है हमारा? ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन। मस्तिष्क। तो मस्तिष्क कहाँ होता है? ये देखिए हमारा मस्तिष्क। सबसे पहले हम अपने मस्तिष्क को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मस्तिष्क। और मस्तिष्क के ऊपर क्या होती है? यहाँ पर कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। क्या होती हैं? कुछ लेयर्स पाई जाती हैं इनके ऊपर, ऐसे ऐसे करके। कितनी लेयर्स होती हैं हमारी? मेनिंजिस। इनको क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। वैसे हमारा जो ब्रेन है वो किससे ढका होता है? जैसे हमारी ये खोपड़ी है, स्कल, स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन होता है। उसको क्या बोलते हैं? क्रीनियम। क्या बोलते हैं? क्रीनियम। ये बहुत ही हार्ड होता है। टच करके देखो कितनी हार्ड होता है। यहाँ पर देखो कितना हार्ड होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? ब्रेन। इसी के अंदर बॉक्स, एक बॉक्स, ये क्या होता है? क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? एक बॉक्स होता है, उसी के अंदर हमारा ब्रेन होता है। और बॉक्स में होती हैं कितनी? 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर? इनको क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। क्या बोलते हैं? झिल्लियां होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। तो इनमें कौन कौन सी झिल्लियां होती हैं हमारे? तो इनमें कौन कौन सी झिल्लियां होती है? पहले ये देखते हैं। ये ड्यूरा मैटर होती है हमारी। और क्या होती है हमारे? एरेक्नोइड होती है। और क्या होती है हमारी? पायामेटर। क्या होती है? पायामेटर, या इसको बोलते हैं हमारे पायामेटर। तो ये झिल्लियां क्या करती हैं? हमारे ब्रेन को कवर्ड करके एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती। क्या बनाती है? सुरक्षात्मक कवरिंग बनाती। इनके अंदर ही एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। इसको क्या बोलते हैं? हमारा सेरिब्रोस्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है? जो हमारे आघात होते हैं, चोट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारे ब्रेन को नुकसान नहीं होता है। क्या होता है? ब्रेन को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे पहले क्रीनियम पाई गई। क्रीनियम फिर क्या होता है? ब्रेन के अंदर क्या होता है? हमारी झिल्लियां पाई जाती हैं ब्रेन के ऊपर। कौन कौन सी होती है हमारी? ड्यूरामेटर होती है, एरेक्नोइड होती है और पायामेटर होती है। और क्या होता है? ये फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब आते हैं हमारे कि मस्तिष्क के भाग कौन कौन से होते हैं। क्या होते हैं? मस्तिष्क के भाग। तो मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं हमारे? कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और ये क्या होता है हमारा? हाइंड ब्रेन। क्या होता है? हाइंड ब्रेन। तो हमारे 3 मेन पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसी तरह हमारे, अब देखते बात करते हैं हमारे अग्र मस्तिष्क के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ये देखिए हमारा अग्र मस्तिष्क के पार्ट कौन कौन से होते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो फोर ब्रेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? प्रमस्तिष्क। कौन कौन से फोर ब्रेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। यही क्या होता है भाई?
सेरिब्रम में ही सारे कार्य होते हैं। क्या होते हैं? जैसे स्मृति का, मेमोरी का, सूंघने का, ये सारी कहाँ होती हैं? सेरिब्रम में होती हैं। क्रियाएं कहाँ होती हैं? जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रीजनिंग, हमारा तर्क लगाते हैं, वो सारी कार्य कहाँ होते हैं? सेरिब्रम में। कहाँ होती हैं? प्रमस्तिष्क में होते हैं। कहाँ? प्रमस्तिष्क में। तो सेरिब्रम में का क्या कार्य होते हैं? जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रमस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं। पहले हम इनके पार्ट देख लेते हैं। तो हमारे अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है सेरिब्रम, और क्या होते हैं? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा डायएन्सेफेलॉन। क्या बनाते हैं? डायएन्सेफेलॉन। वैसे हमारे क्या होते हैं? प्रमस्तिष्क। अब प्रमस्तिष्क के कार्य देख लेते हैं क्या होते हैं। प्रमस्तिष्क में हमारे सेरिब्रम में देखने, सूंघने, स्पर्श करने के अलग अलग केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग केंद्र होते हैं। कौन कौन से केंद्र होते हैं हमारे? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला केंद्र होता है कौन सा? फ्रंटल। और कौन सा होता है? पैराइटल होता है। पैराइटल होता है। और कौन सा होता है? टेम्पोरल। और एक कौन सा होता है? यहाँ पर ऐसे करके देख लेते हैं। ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल क्या बोलते हैं? ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रमस्तिष्क में अलग अलग लोब होते हैं। क्या होते हैं? लोब होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, केंद्र होते हैं, जिनसे हम क्या चीजें, जैसे हमारा ये सेरिब्रम है, क्या होता है? तो इसमें हमारा फ्रंटल होता है, और क्या होता है? ऑक्सीपिटल होता है। यहाँ पर क्या होते हैं? टेम्पोरल होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पोरल लोब होते हैं। और क्या होता है? ये चीजें, ये क्या होती है? पैराइटल होता है। क्या होता है? पैराइटल। तो ये क्या होते हैं? अलग अलग लोब से अलग अलग कार्य होते हैं। सेरिब्रम में देखने, सूंघने, स्पर्श करने के अलग अलग केंद्र होते हैं, जिससे मनुष्य की चेतना, कॉन्शियसनेस, स्मृति, तर्क तथा वृद्धि का भी केंद्र है। और इसे प्रमस्तिष्क के कार्य क्या देख लेते हैं। 4 पालियों में डिवाइड होता है। क्या होता है? फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब क्या होता है? हमारे वॉलेंट्री, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? हमारे फ्रंटल। क्या करते हैं? फ्रंटल हमारे क्या करते हैं? ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। वैसे हमारे ये क्या होते हैं? स्पर्श। पैराइटल को स्पर्श के प्रति चीजों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और ये क्या होते हैं? टेम्पोरल। सुनने के प्रति क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीपिटल क्या होते हैं? ऑक्सीपिटल ये दृश्य को कंट्रोल करते हैं, दृश्य पर नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? दृश्य पर नियंत्रण करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर पैराइटल लोब। जैसे मैंने अभी बात की कि पैराइटल लोब क्या होते हैं? हमारी त्वचा में संवेदन प्राप्त किया जाते हैं, जैसे स्पर्श, दबाव, दर्द के प्रति अनुक्रिया। क्या कहते हैं? दर्द के प्रति अनुक्रिया। वैसे ऑक्सीपिटल लोब होते हैं, दृश्य संवेदनाएं ग्रहण की जाती हैं। और क्या होते हैं? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब किसमें होते हैं? श्रवण में सहायक होती है, सुनने में सहायक होती है। कि कहाँ होती है? यहाँ पर। हमारे टेम्पोरल लोब कहाँ होते हैं? यहाँ पर। ये चीजें क्या होती है? ये टेम्पोरल लोब होता है। इससे क्या करते हैं हम? सुनने में सहायक होती हैं। क्या होती हैं? सुनने में सहायक होती हैं। वैसे हमारे अब पार्ट आते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं? हमारा दूसरा पार्ट होता है डायएन्सेफेलॉन। क्या होते हैं? डायएन्सेफेलॉन। सिफेलॉन। इनके 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस में क्या होता है? दर्द। और क्या होता है? ठंडा गर्म को पहचानने की क्रिया होती, कार्य होता है। और थैलेमस में क्या होता है? हमारा भूख, प्यास, घृणा, और यही सी चीजें हमारी क्या होती है? इन पर नियंत्रण करता है, केंद्र होता है। क्या होता है? नियंत्रण का केंद्र होता है। जैसे भूख है, प्यार, घृणा, ताप, इनका क्या होता है? इनका केंद्र होता है कौन? हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं किसकी? मध्य मस्तिष्क की। किसकी? मध्य मस्तिष्क। हमारा पहला कौन सा पार्ट था? पहला था प्रमस्तिष्क, उसमें होते थे। अग्र मस्तिष्क के पार्ट कौन से थे?
अग्र मस्तिष्क में हमारी कौन कौन चीजें थी? सेरिब्रम था हमारा, और क्या था? डायनसिफिलॉन। थैलेमस उसमें होते हैं, और क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस। फिर हमारा आता है क्या? मिड ब्रेन। क्या आता है? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन है? कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना। कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना। और हमारा क्या होता है? सेरिब्रम, सेरिब्रल पेडंकल। तो ये 2 भाग हमारे क्या होते हैं? मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है हमारा? मिड ब्रेन होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे किसकी? पश्चिम मस्तिष्क की। अब हम पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है हमारा? सेरिबेलम। क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट क्या होते हैं? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं? हाइंड ब्रेन हमारा कहाँ होता है? यहाँ पीछे की तरफ। हाइंड ब्रेन हमारा कहाँ होता है? पीछे की तरफ, यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है हमारा? पश्चिम मस्तिष्क। क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो इसमें क्या कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? क्या क्या केंद्र होते हैं? तो उनमें सबसे पहला केंद्र क्या होता है हमारा? सेरिबेलम। पार्ट कौन कौन से होते हैं पश्चिम मस्तिष्क के? पहला कौन सा होता है? सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम, बेलम, सेरिबेलम। बेलम से समझ में आ रहा है क्या होता है? बैलेंस। क्या होता है? सेरिबेलम, बैलेंस। तो सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस करता है। क्या करता है? हमारे शरीर को एक पोस्चर देता है। क्या करता है? पोस्चर देता है। जैसे शरीर में बैलेंस करता है, हम चल पा रहे हैं अपने दोनों पैरों पर, तो ये कौन कार्य कर रहा है हमारा? सेरिबेलम। तो ये सेरिबेलम क्या होती है? सबसे बड़ी बड़ी व जटिल संरचना होती है। सेरिबेलम के बिल्कुल किसके? सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे इधर। जैसे ये हमारा क्या होता है? सेरिब्रम होता है, तो उसके नीचे कहाँ स्थित होते? सेरिबेलम कहाँ होता है? यहाँ पर। ये पार्ट कौन सा होता है हमारा? सेरिब्रम। कार्य क्या होती है? गति नियंत्रण, हमारे गति को कंट्रोल करता है। और क्या करता है? कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। फिर क्या आता है इसका? पार्ट एक क्या होता है? सेरिबेलम हो गया। और ये क्या होता है? पोन्स। तो पॉन्स क्या होता है? ये दूसरा पार्ट है इसका, किसका? हाइंड ब्रेन का। तो हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या होता है? मस्तिष्क स्टेम का महत्वपूर्ण घटक है, जो क्या करता है? मेरुरज्जु मस्तिष्क और ब्रेन, इसको स्पाइनल कार्ड को क्या करता है? जोड़ता है। पॉन्स की संरचना होती है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं ये हमारा, ये देखिए सबसे पहले, तो इसमें देखिए हमारा ये क्या हो गया? ये पार्ट क्या हो गया हमारा? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, कलर चेंज करके बताते हैं। ये यहाँ से ये पूरा ये पार्ट क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? अग्र मस्तिष्क। क्या हो गया? अग्र मस्तिष्क। और ये क्या हो गया? यहाँ पर ये संरचना आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोजम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोजम। ये क्या करता है? कॉर्पस कैलोसम ये क्या होता है? दो हेमिस्फेयर होते हैं हमारे मस्तिष्क में। 2 लोब होते हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर का भाग। बीच से हमारे 2 हेमिस्फेयर होते हैं। तो इनको क्या करता है? आपस में जोड़े रखता है। जो बीच की संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। और इनके बीच में एक पार्ट होता है ये छोटा सा, इसको ही क्या बोलते हैं? हमारे मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपको गोल गोल सा, इसको क्या बोलते हैं? इधर इसी के पास होता है हमारा सेरिबेलम।
ये क्या होता है ये, और ये क्या होता है हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्या होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। और ये क्या होती है, यहाँ पर एक संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं पोन्स। क्या बोलते हैं पोन्स बोलते हैं। और इसी में बहुत सारी, इसी में ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और क्या हाइपोथैलेमस होता है, इसी में पीनियल ग्लैंड्स होती है छोटी सी। तो हमने ये देख लिया क्या, ये क्या हो गया हमारे। अब हमारे देखो सेरिबेलम को हमने बता दिया सबसे बड़ी ठोस और सरल एक जटिल संरचना होती है। फिर पॉन्स को भी देख लिया हमने, मस्तिष्क सिस्टम का भाग जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को क्या करता है जोड़ता है। फिर हम देखते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होती है, शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। शरीर में सभी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि हमारा हार्ट रेट है, श्वसन की दर है। क्या होती है हार्ट रेट यानी श्वसन की दर। और क्या होती है हमारे अमाशय में जो क्रमाकुंचन होती है, पेरिस्टालिक की मूवमेंट होती है, उनको भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या करता है मेडुला ऑब्लंगेटा, शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है नियंत्रण करता है, जैसे हृदय की गति का नियंत्रण करता है, और ब्लड प्रेशर हो गया, हमारी स्नीजिंग को, छींक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारी छींक आ जाती है तो क्या बोलते हैं सॉरी, लेकिन भाई हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ इसका जो नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में। वॉमिटिंग, आप कहीं जा रहे हो पहाड़ों पर और क्या होता है किसी किसी को क्या होता है उल्टी आती है, क्या होता है उल्टी आती है, तो वो भी क्या होता है कंट्रोल तो कर नहीं सकते भाई, क्योंकि ये क्या है एक इनवॉलेंट्री रिएक्शन है। क्या है इनवॉलेंट्री क्रिया है, प्रतिक्रिया है। तो ये कहाँ, इसका केंद्र कहाँ होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। और क्या होता है लार का निकलना। लार का निकलना, जैसे हमने कोई अच्छी चीज देखी, या इमली, इमली देखो खट्टी होती है, क्या होती है खट्टी होती है। जैसे हम उसको देखते हैं हमारे सामने कोई खा रहा होता है तो क्या होता है हमारे लार्वा का सेक्रीशन अपने आप होने लगता है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल देता है कि भाई खाना आ गया है और खाना है। तो वो क्या होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा इन सारी अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करता है। क्या करता है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। फिर हम आगे देखते हैं हमारा तंत्रिका को क्रियाओं के प्रकार क्या होती हैं, नर्व एक्शंस क्या होते हैं, नर्व एक्शंस। तो नर्व एक्शन क्या होते हैं, कुछ होते हैं हमारे जो ऐच्छिक, ऐच्छिक क्या होती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनैच्छिक क्या होती है इनवॉलेंट्री, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कौन होते हैं, इनको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं जिनको भी हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐच्छिक होती हैं वॉलंटरी, और ये क्या होती है इनवॉलंटरी। और ये क्या होती है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो जिनको हम स्वयं से कंट्रोल नहीं, स्वयं से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिनको हम स्वयं से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारी सोचने की क्रिया है, तो इसमें क्या होती है थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। हम सोचते हैं, क्या होते हैं सोचते हैं कि हम करें या ना करें। इसे हम क्या करते हैं हमें अब लिखना है, हमें अब बोलना है, हमें अब चलना है। तो ये सारी क्रियाएं क्या होती है ऐच्छिक होती है। हमारा मन है तो हम चलेंगे, हमारा मन नहीं है तो हम नहीं चलेंगे। हमारा मन है तो हम लिखेंगे। हम क्या करते हैं थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग के बाद चीजों को प्रोसेस करते, उन्हें क्या करते हैं नियंत्रण, जिसे उन पे हम स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है जैसे कि चलना, फिरना, क्या होती है चलना, घूमना, वॉकिंग, पढ़ना, ये सब क्या होती है वॉलंटरी ऐसी क्रियाएं जिनको हम स्वयं से नियंत्रण कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं वॉलंटरी ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और इनमें क्या होती है हमारी सोचने की क्रिया थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। क्या होती है थिंकिंग
इन्वॉल्व्ड होती है। हम सोचते हैं किससे भाई? थिंकिंग कहाँ होती है हमारी? सेरिब्रम में। कहाँ होती है? सेरिब्रम में। तो क्या होती है? थिंकिंग इन्वॉल्व्ड होती है। और इनमें क्या होती है? हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। क्या होती है? थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। नो थिंकिंग इन्वॉल्व। और इसमें भी क्या होती है हमारी? नो थिंकिंग इन्वॉल्व। तो जैसे अनैच्छिक क्रियाएं हैं तो इनमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। हम सोच नहीं सकते। सोचेंगे तो हमारा ब्रेन क्या करे? जब तक कि सोचेंगे तब तक कि वो चीजें क्या होती हैं? सोच हम सकते नहीं। जैसे कि हमारा ब्रेन क्या होता है? हार्ट, जो हमारा हृदय है, क्या होता है? हृदय हमारा गति करता है, पंप करता है ब्लड को, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो हमारे हाथ में नहीं है। वो चीजें होती रहेंगी, अनैच्छिक है, क्योंकि जिन ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। और क्या हमारा हार्ट रेट है, और क्या हमारे श्वसन की दर है। तो ये सब की चीजें क्या होती है? हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी फेफड़ों को कौन कंट्रोल कर सकता है? हमारी एयर है, जाती है अंदर। और क्या होती है? हमारे फेफड़े क्या होते हैं? सांस लेते हैं, सांस खींचते हैं। ये क्या होती है? हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर जो हमने कंट्रोल कर लिया तो क्या हो गया भाई? दुनिया से चले जाएंगे। तो अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम स्वयं से नियंत्रण नहीं कर सकते, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी हम क्या करते हैं? खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ से कंट्रोल होती हैं? ये जैसे प्रतिवर्ती क्रिया होती है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में होती। कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये देखिए हमारे क्या होती है, जैसे हमने अभी बात किया आगे कि हम कौन सी चीजें जो होती हैं जो अपने हाथ कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी अच्छी क्रियाएं होती हैं जो खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, टहलना, पढ़ना, दौड़ना। वैसे हमारी जो क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारी हृदय स्पंदन की दर है, श्वसन की दर है, और क्या होती है? क्रमाकुंचन की गति है। ये कहाँ होती है? जैसे पेट में होती है, पेट खाना जाता है तो उसको क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टालसिस होती है। तो क्या होती है? उसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये क्या होती है हमारी? जब कोई वस्तु अचानक से, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है कि जब कोई हमारी आंखों के सामने कोई वस्तु आती है तो हम क्या करते हैं? आंखों को तुरंत बंद कर लेते हैं। तो उनमें भी क्या थिंकिंग लगती है? नहीं। थिंकिंग करेंगे तो हमारा तब तक कि हमारी आंखों में कीड़ा पड़ जाएगा या फिर कोई कण है वो पड़ जाएगा। तो उसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। और क्या होती है? कभी आपने देखा है किसी छोटे बच्चे के पास जाओ, जैसे उसके हाथ पर, नवजात शिशु क्या बोलते हैं, उसके हाथ पर ऐसे उंगली रखो तो क्या कर लेगा? उसको अपनी उंगली को मुट्ठी को क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। तो वो भी क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। तो हम आगे देखते हैं क्या होता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात कर ली, तो अब हम देखते हैं हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसमें क्या होती है? कपाल तंत्रिकाएं। और क्या होती है? स्पाइनल तंत्रिका होती है। कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। ये क्या होती है? डायरेक्ट वातावरण से संपर्क में होती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स हमारे रिसेप्टर को प्राप्त करते हैं। और क्या होती है? ये ब्रेन से जुड़ करके ब्रेन से जुड़ी होती हैं। किससे? ब्रेन से जुड़ी होती हैं, मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। हमारी स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं। कितनी? 31 जोड़ी होती हैं। जो कहाँ से निकलती है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड ये है हमारा, यहाँ से निकलती हैं। फिर हम देखते हैं हमारा, पहला देख लिया हमने, नर्वस सिस्टम देख लिया था। अब हम देखेंगे क्या हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारा इसमें क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं।
तो हार्मोन्स क्या होते हैं? एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। क्या होते हैं? संदेश मॉलिक्यूल की तरह कार्य करते हैं, मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह कार्य करते हैं, संदेश वाहक अणु की तरह कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक स्थान से जैसे ब्लड के थ्रू लेकर के जाते हैं, एक स्थान से उन्हें स्टिमुलस मिला कि इस ऑर्गन तक लेके जाना है, किसको? सिग्नल्स को। तो क्या करते हैं? केमिकल्स, हार्मोन्स क्या होते हैं? ले करके जाते हैं, किसके थ्रू? एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं? अपने टारगेट ऑर्गन तक लेके जाते हैं। कहाँ? टारगेट ऑर्गन तक लेके जाते हैं। तो होते हैं क्या? हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ये क्या होते हैं? ये हार्मोन्स बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं, कुछ मात्रा में सिक्रीट होते हैं और इनकी जो होती है कमी और अधिकता से, जैसे हार्मोन्स ज्यादा हो गए तब भी रोग हो जाएगा। क्या होगा? रोग हो जाएगा। और अगर जो कम मात्रा में सिक्रीट हुआ तब भी हो जाएगा। और क्या होता है? हार्मोन सीधे रुधिर में पहुंच जाते हैं। क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो जो होती है इनमें डक्ट नहीं होती हैं, ये सीधे अपने स्राव को, सेक्रीशंस को कहाँ रिलीज करती हैं? ब्लड में। ब्लड ही इनको लेकर के जाता है टारगेट ऑर्गन तक। जैसे उनको स्टिमुलस मिला कि इस ऑर्गन से तुमको यहाँ तक लेके जाना है और उनमें क्या करना है? चीजों को करवाना है, समझना है। तो हार्मोन सीधे रुधिर में पहुंच जाते हैं और रुधिर ही हार्मोन्स के सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या? ये देखिए, अब हमारा ये देखिए, हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? हमारे मेडुला ऑब्लंग से यहाँ इसको छोड़ देते हैं हमारा। तो हमारी ग्रंथियों के प्रकार क्या होते हैं? क्या होते हैं ग्रंथियों के प्रकार हमारे? बाह्यस्रावी, जैसे कि हमारे कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? 3 टाइप की ग्रंथियां होती हैं। मेनली कितनी होती हैं? 2 टाइप की, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। क्या होती है? बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी यानी कि अपने सेक्रेशंस को कहाँ सेक्रेट करती हैं? बाहर की तरफ। जैसे कि इनमें क्या होती हैं? डक्ट होती हैं। क्या होती हैं? डक्ट होती हैं। और ये क्या होती हैं? डक्टलेस होती हैं। क्या होती हैं? डक्टलेस होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। इनमें क्या होती है? एक्सोक्राइन में क्या होती है? डक्ट पाई जाती हैं। क्या होती है? डक्ट पाई जाती हैं। डक्ट के थ्रू क्या होते हैं? जो हमारा केमिकल होता है वो रिलीज होता है। क्या होता है? केमिकल रिलीज होता है। और इंडोक्राइन, ये क्या होती है? इंडोक्राइन। और ये क्या होती है? हमारी मिश्रित ग्लैंड होती हैं। क्या होती है? मिश्रित ग्लैंड। इनको क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। मिक्स ग्लैंड क्या होती हैं? तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, कौन सी ग्रंथियां होती हैं? जो अपने सिक्रीशंस को, ये होती हैं डक्ट, जिनमें होती है डक्ट। क्या होती है? नलिकाएं होती हैं। और अपने सिक्रीशंस को, इनसे क्या रिलीज होता है? ज्यादातर इनसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जैसे कि हमारी दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, दुग्ध को सिक्रीट करती हैं। और पसीने की ग्रंथियां होती हैं, लार की ग्रंथियां होती है। वैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, और बहुत सारी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। और इसमें क्या होती है? मिक्स ग्लैंड में क्या होती है? अग्न्याशय। मिक्स ग्लैंड वो होती हैं जो दोनों टाइप की होती हैं, डक्टलेस, जो एंजाइम्स को सिक्रीट भी करती हैं, और क्या होती हैं? डक्ट वाली होती हैं, जो नलिका वाली होती है, वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। और डक्टलेस होती हैं, वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी होती हैं? क्या देखते हैं हम? अंतःस्रावी ग्लैंड, इंडोक्राइन, जो मेन पार्ट होते हैं, इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां। क्या होती हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस और थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, पीनियल, और बहुत सारी, जैसे कि हमारी
गोनैड्स होती, जनन ग्रंथियां होती हैं, हमारी थाइमस हमने बता ही दिया, और वह एड्रिनल ग्लैंड होती है। क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो इनके बारे में हम विस्तृत अभी जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे आगे। तो हमारा देखते हैं हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में हम देखते हैं हमारा क्या? ताप नियंत्रण। हाइपोथैलेमस के कार्य देखते हैं, ये देखिए हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है। सबसे हाइपोथैलेमस ये क्या है हमारा? सबसे ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं? इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस के कार्य क्या होते हैं? अब जैसे कि कुछ कार्य होते हैं, ये क्या होता है? ताप नियंत्रण करता है, नींद जागना, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट होता है। लेकिन इससे क्या होता है? कुछ रिलीज होती हैं ग्रंथियां, वो क्या होते हैं? कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, इनमें रिलीजिंग हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो ये क्या होती है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। और इससे क्या रिलीज होता है? जैसे यहाँ पर ये दूसरी ग्रंथि होती है हमारी, कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी होती है? देखो हमारी, ये देखो, ये यहाँ पर क्या स्थित होती है? यहाँ पर ब्रेन में इसका पार्ट होता है, ऐसे करके ऐसे। ये क्या होती है? ब्रेन में हमारे मस्तिष्क में ही उपस्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके ऊपर क्या होती है हमारा? इसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इससे हार्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं? जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, और कौन कौन सी हार्मोन्स रिलीज हो गए? वृद्धि हार्मोन हो गई, और कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? सभी हार्मोन्स क्या होते हैं? ये हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं, और क्या होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे हार्मोन्स क्या होता है? सिक्रीट हुआ, क्या होता है? रिलीज हुआ, फिर कहाँ जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करती हैं। और इनमें कौन से हार्मोन? जैसे ग्रोथ हार्मोन, स्रावित होता है। और कौन सा होता है हमारा? बहुत सारे हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सारी ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन मेनली क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन से हम क्या देखते हैं? वृद्धि को हमारे बढ़ाते हैं, घटाते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं? वृद्धि। वृद्धि के हार्मोन्स कौन से होते हैं? स्टिम सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या होते हैं? सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? वृद्धि को बढ़ाते घटाते हैं। तो वृद्धि क्या होती है? जैसे कि हमारे शरीर में ज्यादा वृद्धि हो गई तो क्या होगा? गैंगैस्टम। क्या होता है? वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन, वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन। तो इसमें दो, अगर जो वृद्धि ज्यादा हो गई तब भी क्या हो गया? हमारे शरीर का आकार बहुत ही बढ़ता जाएगा। क्या हो गया? बहुत ही बढ़ जाएगा। कोई आदमी क्या होता है? 6 से 7 फुट का हो जाता है। वैसे हमारा क्या होता है? अगर जो वृद्धि हार्मोन कम रिलीज हुआ तो क्या हो गया? हमारे ड्वार्फिज्म क्या होते हैं? बौनापन आ जाता है। क्या आ जाता है? बौनापन। क्या आता है? बौनापन। तो उसे क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म भी आता है। वृद्धि को घटाने वाले हार्मोन्स, वृद्धि को घटाने वाले हार्मोन्स भी होते हैं।
तो इसमें क्या, अगर जो इनमें दोनों में बैलेंस घट बढ़ गया तो क्या होता है, लंबापन हो जाता है और बौनापन, क्या होता है, डॉर्फिज्म की बीमारी भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें कहाँ से रिलीज होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब हम आगे देखते हैं हमारा पीनियल ग्लैंड, ये कहाँ स्थित होती है, पीनियल ग्लैंड भी कहाँ स्थित होती है हमारी, ये देखिए ये हमारा पीनियल ग्लैंड भी कहाँ स्थित होती है, ये देखिए ये ब्रेन के अंदर ही स्थित होती है। कहाँ, ब्रेन के अंदर ही स्थित होती है। और पीनियल ग्लैंड से हमारा क्या रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, ब्रेन में, मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ, और इनसे कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, क्या होता है, हार्मोन कौन होता है, मेलेटोनिन। क्या होता है, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो क्या करता है, हमारे सोने और जागने, क्या होता है, सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये हो गई हमारी, क्या होगी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है, ब्रेन में होती है। और क्या करती है हमारे, इनसे क्या होता है, हार्मोन्स कौन सा रिलीज होता है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है, हमारे जागने, क्या होती है, यहाँ पर जागने लिख लो, तो सोने, क्या बोलते हैं, सोने, सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है, सोने और जागने की, क्या हम स्लीप साइकिल, कब सोए कब जागे, जैसे कि हम रात होने लगी तब क्या होता है, मेलेटोनिन ज्यादा रिलीज होता है। क्या होता है, मेलेटोनिन ज्यादा रिलीज होता है, जिससे हमारी क्या आती, नींद आने लगती है। क्या आने लगती है, नींद। और मेलेटोनिन कम रिलीज होगा तो भाई नींद नहीं आएगी, क्या होगा, नींद नहीं आएगी। वैसे अब हम देखते हैं दूसरी कौन सी ग्लैंड होती है हमारी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, ये देखो हमारी थायराइड ग्लैंड यहाँ पर स्थित होती है। कहाँ, यहाँ, यहाँ पर होती है, किसके, बटरफ्लाई की आकृति की, किसके, तितली के आकार की होती है। कैसी, तितली के आकार की। ये देखो ये हमारा नेक है, हमारी गर्दन है, कहाँ, गर्दन में स्थित होती है। और ये कैसी होती है, तितली के आकार की। कैसी, तितली के आकार की। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, गर्दन में। और इनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन। कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स में क्या होता है, ये क्या कार्य इसका क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन का उपापचय करता है। वसा, प्रोटीन का उपापचय। तो इससे जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, कहाँ स्थित होती है, गले में। और इसका कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन का उपापचय से हार्मोन्स कौन सा रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। वैसे ही अब हमारे देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, यही, क्या होती है, गर्दन में। गर्दन में क्या होती है, 4 लोब में स्थित होती है। ये देखो ये हमारी होती है पैराथायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होता है, ये क्या है हमारी, पैराथायराइड हार्मोन्स। तो पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होती है हमारी, गर्दन में ही स्थित होती है। कहाँ, गर्दन में स्थित होती है। इससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, पैराथो हार्मोन। कौन सा, पैराथो हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण।
कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में, और जिससे क्या होती है, ये हड्डियां मजबूत करता है, पैराथो हार्मोन। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारी कौन सी ग्रंथि आती है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, हमारी चेस्ट में। कहाँ होती है, चेस्ट में स्थित होती है। कहाँ, चेस्ट में स्थित होती है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इससे, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थाइमोसिन। कार्य क्या होता है इसका, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देखते हैं। ये देखिए हमारा थाइमस ग्लैंड होती है, कौन सी, ये देखिए हमारी कहाँ होती है, चेस्ट में, यहाँ पर। यहाँ पर क्या होती है, हमारी थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड क्या करती है, हमारे थाइमोसिन हार्मोन्स रिलीज करती है, जो क्या करती है, हमारे T4 टी लिम्फोसाइट का परिपक्व कराती है, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करवाती है। कौन, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करवाता है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करवाता है। फिर हमारा क्या आता है, देखो हमारी, और अगले नंबर पर क्या आती है, पैंक्रियाज। क्या आता है, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में क्या होता है, पैंक्रियाज हमारी मिक्स ग्लैंड है। क्या है, मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। पैंक्रियाज क्या होता है, हमारा मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। और इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इससे हमारे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से, दो हार्मोन रिलीज होते हैं। दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कौन कौन से हमारे दो हार्मोन स्रावित है, एक होता है इंसुलिन, और दूसरा कौन सा होता है, ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे पैंक्रियाज से। फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में वसा का रेगुलेशन करता है, वसा को, उसको सॉरी शुगर को नियंत्रित करता है। क्या करता है, शर्करा को नियंत्रित करता है, शर्करा को, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। क्या करता है, घटाता है। और ग्लूकागॉन करता है उसका अपोजिट कार्य। इंसुलिन का अपोजिट कार्य कौन करता है, ग्लूकागॉन। ये क्या होता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तब ग्लूकागॉन रिलीज होता है। क्या होता है, ग्लूकागॉन क्या होता है, तो ये ग्लूकागॉन जो होता है हमारे लीवर से क्या होता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, फिर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है। तो दोनों जो होते हैं हार्मोन्स एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे, अच्छा इनके फंक्शन देख लेते हैं। कार्य, कार्य क्या होता है, शर्करा का नियमन। क्या होता है, शर्करा का नियमन करना। फिर हम देखते हैं क्या हमारा, एड्रिनल ग्लैंड। ये होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारी कहाँ पाई जाती है, हमारी किडनी के ऊपर। कहाँ, हमारी किडनी कहाँ स्थित होती है, हमारे एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन पार्ट में कहाँ स्थित होती है, किडनी के ऊपर स्थित होती है। ये क्या रिलीज करवाती है, हमारा कहाँ स्थित होती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये वृक्क के ऊपर स्थित होती है, किडनी के वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो हार्मोन्स कौन सा होता है, इनसे रिलीज होता है हमारा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन क्या रिलीज होता है, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट।
करो या मरो, क्या बोलते हैं इसको? करो या मरो का हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करो या मरो। एड्रेनालिन क्या होते हैं और इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। जब हमें कोई भी डर भय चिंता होती है, डर भय आता है, जैसे कि हमारे पीछे कभी कोई कुत्ता पड़ गया या सांप आ गया, तो हमारे अंदर क्या होता है? एड्रेनलिन रश होता है। क्या होता है? एड्रेनलिन बढ़ जाता है, तो हमारे अंदर हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से रिलीज होती है? एड्रिनल से। इनका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को उत्तेजित करना, स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना क्या कार्य होता है? स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिससे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। अब हमारा क्या होता है? गोनैड ग्लैंड्स क्या होती हैं? हमारी जनन ग्रंथि क्या होती हैं? तो जनन ग्रंथि हमारी कहाँ कहाँ होती है? मेल में होती है और फीमेल में होती है। मेल में कहाँ होती है? टेस्टिस। और फीमेल क्या होती है? हमारी ओवरी। ओवरी से रिलीज होता है। क्या होता है? गोनैड यानी जनन ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? जैसे कि मेल में क्या होते हैं? मेल में होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस से क्या रिलीज होता है? टेस्टिस से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल से क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? टेस्टिस से और ओवरी से। कहाँ से रिलीज होते हैं? ओवरी से, गर्भाशय से रिलीज होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करवाते हैं? मनुष्य में जो मेल है उनमें क्या करवाते हैं? दाढ़ी मूछ का जो गौड़, हमारे गौड़ चीजें होती हैं, उनको उनमें रिलीज होता है। कहाँ? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करते हैं? दाढ़ी मूछ का बढ़ाते हैं। जैसे कि जब हार्मोन्स प्यूबर्टी हिट होती है, क्या होती है? किशोरावस्था में हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब हमारे देखते हैं, जैसे कि हमारी ये टेबल होती है जिसमें हमने सारी चीजें लिखी है। हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है, उनके कार्य क्या होते हैं। तो जो वृद्धि हार्मोन्स क्या होते हैं? पीयूष। वृद्धि हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ? हमने देखा अभी। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। क्या करता है? वृद्धि को प्रेरित करता है। और वैसे थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होते हैं? थायराइड ग्लैंड में। कहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से, जो क्या करता है? शरीर की वृद्धि के लिए और उपापचय का नियमन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है। वैसे हमारा इंसुलिन कहाँ से रिलीज हुआ? तो इंसुलिन भी हमारा कहाँ से? अग्न्याशय से रिलीज हुआ। ये क्या करता है? रक्त में शर्करा का नियमन करता है। क्या करता है? रक्त में शर्करा का नियमन करता है। वैसे हमारा क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ? वृषण से। तो वृषण में क्या होता है? पुरुषों में गौड़ लक्षण, जैसे कि हमारे दाढ़ी मूछ आना, स्वभाव में परिवर्तन आना। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? जब प्यूबर्टी आती है 10 से 12 साल या 13-14 साल में, तो ये क्या होते हैं? हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। कहाँ से? टेस्टिस से। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ रिलीज होता है? अंडाशय से। किसमें? फीमेल में। किसमें? फीमेल में। तो ये क्या करता है? मादा में लैंगिक जनन का विकास करता है। दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? मादा में लैंगिक जनों का विकास करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? मानसिक चक्र का नियमन करता है। वैसे हमारे शरीर में 6 नंबर पर आता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन्स कहाँ रिलीज हुआ? अभी मैंने पढ़ लिया है आगे करके। तो इसमें क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? एड्रेनालिन रिलीज होता है। तो ये क्या करता है? रुधिर दाब को नियंत्रित करता है। और अधिकता से क्या होते हैं? रोंगटे खड़े होते हैं। क्या करते हैं? अधिकता से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे हमारा रोचक हम सॉरी
मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन क्या बोलते हैं इसको? रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। जितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, ज्यादातर हार्मोन्स उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन रिलीज करवाता है? उनसे रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज करता है हार्मोन्स को और स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हार्मोन्स रिलीज करे। तब जाके जो तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करना? स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज। जैसे कि हमारे हाइपोथैलेमस से क्या हुआ? हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो क्या होते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होती है? हार्मोन्स रिलीज होकर के हमारे अलग अलग ग्लैंड्स को आदेश देती है कि अपने हार्मोन्स रिलीज करो। फिर हम देखते हैं क्या? पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? क्या देखते हैं? प्लांट हार्मोन्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में क्या देखते हैं? कोऑर्डिनेशन प्लांट में समन्वय, पौधों में समन्वय देखते हैं। तो पौधों में समन्वय क्या होता है? ग्रोथ। क्या होती है? ग्रोथ। हम देखते हैं इसमें पौधों में समन्वय क्या होती है? प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है कि इसमें कोई नर्वस सिस्टम है जिसके प्रति कोई स्टिमुलस है, कोई रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स तो करते हैं खैर, लेकिन उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। उनमें क्या होती है? ग्रोथ। ग्रोथ होती है, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं कैसे? उनके प्रति वो स्टिमुलस और उनके आता है और क्या करते हैं? उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसमें क्या होती है? सबसे पहले ग्रोथ। तो कोऑर्डिनेशन इन पौधों में समन्वय देखते हैं कि वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि एक स्थायी और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों के आकार एवं भार में वृद्धि होती है और नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। तो वृद्धि क्या होती है? जैसे कि अपरिवर्तनीय क्रिया है। ये क्रिया जैसे कि यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में ही होगी। जैसे कि ऊपर की ओर हो रही है तो ऊपर की ओर ग्रोथ होगी, नीचे की ओर हो रही है तो नीचे की ओर होगी, इधर उधर ग्रोथ नहीं होगी, है ना? तो वृद्धि क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है एक स्थायी है, परिवर्तनीय, परमानेंट है, क्या बदल नहीं सकती। वैसे हम देखते हैं क्या पौधों में गतियां कौन कौन सी होती हैं? प्लांट में मूवमेंट्स क्या होते हैं? मूवमेंट्स इन प्लांट। तो पौधों में गतियां कौन कौन सी होती हैं? प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म वो होती है जो प्रकाश के प्रति घटती है, बढ़ती है, प्रकाश के प्रति गति करती हैं। तो प्रकाश के प्रति सभी जितने पौधे हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश की तरफ गति करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश की तरफ गति करते हैं। गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रॉपिज्म क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण के अनुसार गति करते हैं, बढ़ते घटते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं तो ग्रोथ क्या करते हैं? हमारी तना वो पर्व ग्रंथि जैसे एक्सियल है तो वो क्या करती है? हमारे ऊपर ऊपर की ओर वृद्धि करती है। जड़ें क्या करती हैं? तो नीचे की ओर निगेटिव, कुछ होती है जो पॉजिटिव ग्रोथ करती है, कुछ होती है जो नेगेटिव ग्रोथ करती हैं। जैसे हमारे तीसरे नंबर क्या आता है? कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म क्या करते हैं? रसायन के प्रति बढ़ना या घटना। रसायन के प्रति बढ़ते या घटते हैं। रसायन के प्रति बढ़ते जैसे कि कुछ ग्रोथ करते हैं और कुछ क्या करते हैं? रसायन के प्रति घटते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हार्मोन्स। हम पहले क्या देख लेते हैं? हार्मोन्स। ये देखिए ये हमारी क्या होती है? नास्टिक मूवमेंट। क्या होती है? पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या होती है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने के लिए पौधों में दिशाहीन गतियों को नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने के लिए पौधों में दिशाहीन गतियां। तो जैसे आपने कभी छुई मुई का पेड़ देखा है? तो छुई मुई को पेड़ क्या होते हैं? टच मी नॉट। क्या कहते हैं उसको? टच मी नॉट, उसे छूना नहीं। तो उसका नाम जैसे कि छुई मुई का पेड़ है। तो छुई मुई में क्या होती है? जैसे कि ये पत्तियां होती है छुई मुई में,
ये किसका पेड़ है? पत्ती है इससे छुई मुई की, क्या बोलते हैं? छुई मुई। इसी में क्या होती है? नेस्टिंग मूवमेंट होती है। तो छुई मुई की जो ये छुई मुई का पेड़ है तो इसको क्या बोलते हैं? मिमोसा पुडिका। तो मिमोसा पुडिका में क्या होता है? नेस्टिंग मूवमेंट होता है। क्या होता है? नेस्टिंग मूवमेंट। अब इसको जैसे भी छू लोगे, यहाँ पर टच करोगे तो ये अपने आप बंद होती जाती हैं। क्या होती है? स्टिमुलस क्या मिला? स्पर्श का स्टिमुलस जैसे ही इसको मिलेगा, फिर क्या ये रिस्पॉन्स क्या करेंगी? अपनी पत्तियों को बंद कर लेंगी। क्या कर लेंगी? बंद कर लेंगी। इसी को क्या कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। तो ये स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करती है और ये क्या होती है? दिशाहीन होती हैं, किसी भी दिशा में हो सकती है। आप यहाँ से टच करोगे तो क्या होगा? रिस्पॉन्स यहाँ तक जाएगा, टिप पर तक जाएगा। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं, हम किसी संवेदी पौधे की पत्तियां छूते हैं तो क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं। और क्या होते हैं? जब कोई कीट रूपांतरित पत्तियों के संपर्क में आता है तब पत्तियां बंद हो जाती हैं। जैसे हमने देखा बहुत सारे जो कीटभक्षी प्लांट होते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं, तो उनकी पत्तियों को क्या करोगे? जैसे आपने वीनस फ्लाई ट्रैप को देखा, तो वीनस फ्लाई ट्रैप को देखा कि उस पर अगर जो कीट बैठेगा तो क्या करेगा? अपनी पत्ती को बंद कर लेगा। क्या कर लेगा? अपनी पत्तियों को बंद कर लेगा। उसको कीट को क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा। तो ये क्या हो गया? जैसे कि कोई चीज होती है जो स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करती है तो उसको क्या करते हैं? नेस्टिक गति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंस होते हैं किसमें? नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में। नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं और ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट वही होते हैं जैसे कि जियोट्रॉपिज्म होती है और फोटोट्रॉपिज्म होती है, थिग्मोट्रॉपिज्म होती है। तो ये सब क्या होती है? हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? जैसे कि हमारे छुई मुई मुई होता है तो ये क्या होते हैं? नेस्टिंग मूवमेंट। नेस्टिंग मूवमेंट में तुरंत चीजें जैसे कि कोई चीज बदली और तुरंत ही वो वापस अपनी ही आकार में आ जाती है। तो हम देख लेते हैं इसको ना। तो यह होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होती है? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? एक दिशीय उत्तेजक के रूप में क्या करते हैं? एक दिशीय उत्तेजक के उद्दीपन के रूप में अनुक्रिया करते हैं। एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल होती है। और दिशाविहीन उद्दीपन के प्रति गतियां करती है। ये क्या होती है? एक दिशी करती है, ये दिशाविहीन होती है, किसी भी दिशा में गति कर सकती है। और ये क्या होते हैं? गति वृद्धि पर निर्भर करती है। क्या करती है? गति वृद्धि करती है। अब जैसे कि कोई जड़ें क्या करती हैं? हमारी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करती हैं। और सॉरी, जो हमारा पेड़ तना होता है वो क्या कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करता है। और जड़ें क्या होती हैं? गुरुत्वाकर्षण के तरफ गति करती हैं। तो वो क्या होती है? गति एक दिशा में हो रही है। कहाँ होती है? एक दिशा में हो रही है। और इसमें क्या होती है? गति वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। गति किस पर? वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। तो ये क्या होती है? सभी पौधों में। ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है सभी पौधों में होता है और जो नेस्टिंग मूवमेंट होता है किसी विशिष्ट पौधों में होता है। जैसे कि आपने पढ़ा क्या होता है? छुई मुई मिमोसा पुडिका में होता है और वीनस फ्लाई ट्रैप में होता है। और ये क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? स्लो प्रोसेस होता है। और ये क्या होती है? क्विक रिएक्शन होती है। क्या होती है? क्विक रिएक्शन होती है, क्विक एक्शन होता है। अब हम देखते हैं पादप हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे। पादप हार्मोन्स वही जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के निश्चित स्थानों पर बनते हैं। कहाँ? कहीं निश्चित स्थानों पर बनते हैं और क्या करते हैं? संवहन ऊतकों के द्वारा, हमारे जो फ्लोएम एंड जाइलम होते हैं उनके द्वारा संचरित होकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। तो हमारे कुछ पादप हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? पादप हार्मोन्स को हम देख लेते हैं। तो हमारे पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? ये देखिए हमारे पादप हार्मोन्स पहला कौन सा होता है? पादप हार्मोन्स हमारे पहला कौन सा होता है? ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन। तो पौधों की अनुवर्तन यानी कि जो प्रकाश में पौधों की अनुवर्तन यानी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है उनमें क्या होता है? ऑक्सिन पाया जाता है। ऑक्सिन क्या करता है? ये जो हमारे जियोट्रॉपिज्म होती है, फोटोट्रॉपिज्म होती है, इन गतियों का नियंत्रण कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन। क्या करता है?
ऑक्सिन हार्मोन। और क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन हमारा हार्मोन क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन रिलीज होता है वो, इसकी खोज कहाँ हुई, ईस्ट में। कहाँ, ईस्ट में। और ये किसका डेरिवेटिव होता है, साइटोसिन का। साइटोसिन क्या होते हैं, हमारा नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ये साइटोसिन क्या करता है, हमारे सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और क्या होता है, ये ऑर्गन फॉर्मेशन में भी सहायता करता है, जड़, तना, पत्ती बनने में भी सहायता करता है। और ये क्या करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, प्रसुप्त काल यानी कि डॉर्मेसी पीरियड को कम करता है। डॉर्मेसी पीरियड को कम करता है। अब जैसे डॉर्मेसी क्या होती है, प्रसुप्ति काल क्या होता है, तो कोई बीज जो होते हैं तो उनको एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, एक ह्यूमिडिटी, एक एटमॉस्फेयर चाहिए जब वो ग्रो करते हैं। जब तक ये ग्रो नहीं करते, जैसे कि कोई सीजन आया, अब धान की खेती होती है तो धान के टाइम में, गर्मी के टाइम में ही धान क्या करते हैं, धान के बीज अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और अगर जो उनकी अदर सीजन में उनको बो दोगे तो क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आपने कभी देखा होगा बथुआ, क्या देखा होगा, बथुआ। बथुआ के बीज क्या होते हैं, अभी जो जाड़े के टाइम में ही होते हैं तो उनके बीज क्या होते हैं, उगते हैं। क्या करते हैं, बथुआ के पेड़ हमें, पौधे में दिखाई देते हैं। उससे पहले क्या होते हैं, वो डॉर्मेसी में रहते हैं, प्रसुप्ति काल में रहते हैं, खेत में ही पड़े रहते हैं, दिखाई मतलब कि उनको जब भी उनका एटमॉस्फेयर मिलता है, टेम्परेचर मिलता है उनके अनुकूल, तब वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करते हैं, उनके डॉर्मेसी पीरियड को घटाते हैं और उनकी ग्रोथ करवाते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है, जिब्रेलिन हार्मोन। तो जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है, ये फफूंद से लेकर के सभी प्लांट में, सभी पौधों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है, हमारी इसकी खोज किसने की, फार्मोसा में, धान के खेत में इसकी खोज हुई। कहाँ, फार्मोसा के धान के खेत में इसकी खोज हुई। जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन के कार्य आप देखते हैं, हमारे जिब्रेलिन के कार्य क्या होते हैं, तो ये कोशिका एलॉन्गेशन का कार्य करता है, सेल एलॉन्गेशन। और क्या करता है, इसके पेड़ के आकार में वृद्धि करता है और पार्थिनोजेनेसिस करवाता है, अनिषेक फलन करवाता है। और क्या करता है, तनिक का भी दीर्घीकरण करता है। क्या करता है, स्टेम दीर्घीकरण, स्टेम एलॉन्गेशन का कार्य भी करता है। फिर हम देखते हैं एब्सिसिक अम्ल क्या होता है। ये क्या होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, वृद्धि निरोधक हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं, वृद्धि निरोधक हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स क्या होते हैं, जो वृद्धि को कम करते हैं, वृद्धि को रोकते हैं। तो इन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, वृद्धि निरोधक हार्मोन बोलते हैं। वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन से होते हैं, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, हमारा वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। खोज किसने की, कार्ल्स एडिकेट ने किसमें की थी, 1961 में और 62 में। किसमें, कपास के पौधों की कलियों में। तो रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है स्टोमेटा को बंद करना। सबसे मेन कार्य क्या होता है, स्टोमेटा को खोलना और क्या करना, बंद करना। फिर दूसरा कार्य क्या होता है, तने की वृद्धि को रोकना। अब कोई चीज होती है, जैसे कि कुछ हार्मोन होते हैं तो वृद्धि को प्रमोट करते हैं, तो वृद्धि को रोकने के लिए भी तो हार्मोन्स चाहिए। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, किसके, तने की वृद्धि को रोकता है। और क्या करता है, पौधों में पुष्प खिलने की क्रिया को रोकता है। क्या करता है, पुष्प खिलने को रोकता है, क्योंकि अगर जो ज्यादा पुष्प खिलते रहेंगे तो पुष्प तो खिलते रहेंगे, फिर उनमें जो फल होंगे उनका मैच्योरेशन नहीं होगा अच्छे से। और क्या होता है, एथिलीन। फिर दूसरा हार्मोन हमारा क्या आता है, एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, एक गैसियस हार्मोन है। क्या होता है, गैसियस हार्मोन है। गैसियस हार्मोन, इसकी खोज किसने की, बर्ग ने
1962 में, किसमें? 1962 में। तो गैसियस हार्मोन्स क्या होता है? रोल ऑफ एथिलीन, और एथिलीन के कार्य क्या होते हैं? एथिलीन के कार्य हम देख लेते हैं। ये भी क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर होता है, वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। क्या होता है? वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। तो गैसियस हार्मोन्स के कार्य क्या होता है? ये फलों को पकाने में सहायता करता है। क्या करता है? एथिलीन हार्मोन एक गैसियस हार्मोन है और ये क्या काम करता है? फलों को पकाने का कार्य करता है। और क्या करता है? यह पौधों की लंबाई की वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? पौधों की लंबाई की वृद्धि को रोकता है। और क्या करता है? पत्तियों, कलियों और पुष्पों के विलिगन को प्रेरित करता है। ये पत्तियों विलिगन जैसे कि उनमें हरित क्या करता है? नष्ट कर देता है, जिससे पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं और नई पत्तियां आती हैं इससे, है ना। तो ये क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं। तो हमने सारे हार्मोन्स पढ़ लिए और क्या कर लिया? अब हमारी सारी चीजें खत्म हो गई। तो ये चीजें होती हैं, जैसे कि हमने अच्छी चीजों को देखा, समझा। तो अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।